स्वागत है बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए। बच्चों, सदिश विश्लेषण पाठ में पिछली कक्षा में हम लोगों ने अदिश गुणनफल और उसके गुण तथा उसके आंकिक प्रश्नों को हल किया था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में तथा इसके गुण के बारे में और इसके आंकिक प्रश्नों पर। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ें, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बच्चों, आज की कक्षा में बात करते हैं हम लोग सदिश गुणन की। क्लियर बच्चों? तो क्या होता है सदिश गुणन? सदिश गुणन इसी को कहते हैं बच्चों या क्रॉस गुणन। क्रॉस गुणन बच्चों इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? तो बात करते हैं कि क्या होता है हमारा सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। तो बच्चों, इसके लिए हमें लेने होंगे दो सदिश। एक सदिश हमारा वेक्टर ए, दूसरा सदिश हमारा वेक्टर बी। दूसरा सदिश हमारा वेक्टर बी। बच्चों, इन दोनों सदिशों के बीच जो कोण है वो है हमारा थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है हमारा थीटा। अब बच्चों, क्या होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए बच्चों इन दोनों सदिशों के बीच जो सदिश गुणन होने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो होगा बच्चों इन दोनों के परिमाण को लेना है और इनके बीच जो कोण है उसकी ज्या को लेना है, साइन थीटा। क्लियर बच्चों? अब दो सदिशों के बीच ऐसा गुणन जिससे प्राप्त राशि हमारी एक सदिश राशि होगी, उस गुणन को हम कहते हैं सदिश गुणन। बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जब हम सदिश गुणा कराएंगे तो जो राशि हमें प्राप्त होगी वो एक सदिश राशि होगी। तो बच्चों, यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में हमने लिखा है दोनों सदिशों का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या के बीच गुणनफल। तो ये हमारा सदिश गुणन का परिमाण है केवल। बच्चों याद रखना, ये सदिश गुणन का केवल और सिर्फ केवल परिमाण है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर बच्चों इसको दिशा के साथ लिखना है तो इसकी दिशा क्या होगी उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बच्चों यहां पर पूरा खेल एन कैप का है कि एन कैप क्या है हमारा। एन कैप के बारे में हम लोग एक एक जानकारी लेंगे। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों सदिशों के परिमाणों और इनके बीच के कोण की ज्या के बीच गुणनफल दोनों सदिशों के बीच सदिश गुणन का परिमाण कहलाता है और इन दोनों सदिशों के बीच सदिश गुणन की दिशा को हमने एन कैप से निरूपित किया है। तो बच्चों विशेष ध्यान देना कि एन कैप हमारा क्या है। एन कैप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चों? तो एन कैप हमारा क्या है? एन कैप को ही हम कहेंगे सदिश वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन, के बीच सदिश गुणन की दिशा है। सदिश गुणन से प्राप्त सदिश की दिशा है, से प्राप्त सदिश की दिशा है। सदिशों के बीच सदिश गुणन से सदिश राशि प्राप्त होती है तो उस सदिश राशि की जो दिशा व्यक्त हो रही है वो इस एकांक सदिश एन कैप से प्राप्त हो रही है।
की दिशा है। क्लियर बच्चों? तो अब ये दिशा कहां होती है, किस ओर होती है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी है। क्लियर बच्चों? तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच सदिश गुणनफल से प्राप्त जो राशि है उसकी जो दिशा है वो दिशा किस ओर होगी, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं, इसमें दो स्थितियों में आपको देखना है इसकी दिशा। तो पहली स्थिति ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा के लिए, की दिशा के लिए, की दिशा के लिए आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट, की दिशा के लिए। तो बच्चों यहां पर हमें देखना है जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच हमारी के बीच कोण है के लिए, जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण वामावर्त, वामावर्त अर्थात बच्चों घड़ी के विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में घड़ी चलती है हमारी इस प्रकार। क्लियर बच्चों? ऐसे, और अगर हम इसका विपरीत लेंगे तो ये हमारे बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे वामावर्त। क्लियर? इसी को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा के लिए जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण वामावर्त, वामावर्त को हम लोग कह सकते हैं घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इस स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज हो तो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच, तो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी से बने तल, वेक्टर बी से बने तल, सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी से बने तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, के अभिलंबवत, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, जो दिशा होगी हमारी बाहर की ओर होगी। तो बच्चों मान लीजिए हमारी कोई ऐसी स्थिति है कि ये जो हम बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा हमें तब देखनी है जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण हमारा वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी से बने तल के लंबवत बाहर की ओर होगी ये दिशा। तो इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे कि बच्चों ये वेक्टर ए है हमारा, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस स्थिति में यदि हम देखें बच्चों तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच जो कोण बन रहा है हमारा, वो कोण हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा के कोण को हम लोग धनात्मक कहते हैं। तो वामावर्त दिशा में जो कोण होता है वो धनात्मक होता है। अब बच्चों यहां वेक्टर ए के समांतर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वेक्टर बी के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों सदिशों से जो तल बना वो ये है, वेक्टर ए व वेक्टर बी से बनने वाला तल। मान लीजिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए से वेक्टर बी का कोण हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और इस दिशा में, इस स्थिति में जो हमारा तल बना है वो ये है, और इस तल के अवलंबन बाहर की ओर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो दिशा है एन कैप वो होने वाली है। क्लियर बच्चों? तो ये स्थिति थी हमारी। आपको हम मार्करों की सहायता से इस चीज को और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाला तल ये हमारा है, ये तल है। क्लियर बच्चों? तो इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर ये दिशा होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। क्लियर बच्चों? तो अब दूसरी स्थिति में देखते हैं बच्चों, हम दूसरी स्थिति में देखते हैं कि जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण दक्षिणावर्त होगा। जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण, जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त अर्थात इसी को हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त
क्लॉकवाइज हो, कामा तो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी से बने तल के अभिलंबवत भीतर की ओर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगी। सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी से बने तल के अभिलंबवत भीतर की ओर भीतर की ओर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा एन कैप होगी। एकांक सदिश से बच्चों किसी भी सदिश की दिशा देखी जाती है। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों किस तरह से हम बात कर रहे हैं। जैसे ये है हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। अच्छा, इस स्थिति में हमारा वेक्टर बी ये होगा और वेक्टर ए ये होगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये हमारा बना एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये हमारा बना क्लॉकवाइज। ये देखिए घड़ी की दिशा में है। क्लियर बच्चों, घड़ी की दिशा में है। तो ये जो कोण है हमारा, ये इस बार ऋणात्मक होगा क्योंकि दक्षिणावर्त दिशा में जो कोण होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमारा ऋणात्मक होता है। तो बच्चों वेक्टर बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे और वेक्टर ए के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये एक तल मिला हमको और इस तल के अभिलंबवत नीचे की ओर इन कैप की दिशा होने वाली है। क्लियर बच्चों। तो ध्यान से समझिए, इस स्थिति में क्या है बच्चों, देखिए आप ध्यान से, इस बार हमने वेक्टर ए इस वाले सदिश को माना है, वेक्टर बी इसको माना है। तो जब वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच का कोण देखेंगे तो ये बनने वाला है और ये हमारा इस बार देखिए आप घड़ी की दिशा में है, अर्थात ऐसे खड़े हो जाएं तो ये देखिए दाएं हाथ की ओर घूम रहा है। क्लियर बच्चों। तो इस स्थिति में वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच का कोण जो है हमारा वो ऋणात्मक है, अर्थात क्लॉकवाइज है। तो जो तल बनेगा बच्चों हमारा, उस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर ऐसे नीचे की तरफ जो है हमारा बल, जो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन है उसकी दिशा होगी। क्लियर बच्चों। तो एक बार आइए चित्र में फिर से दोबारा यहां देख लेते हैं कि क्या होता है सदिश गुणन। तो बच्चों देखो, सदिश गुणन होता है वेक्टर ए व वेक्टर बी से बने तल के अभिलंबवत या तो भीतर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। लेकिन सदिश गुणन है क्या? सदिश गुणन है इन दो सदिशों में से किसी एक का आपको पहले सदिश के लंबवत दिशा में घटक लेना है। तो हमने ये वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए की लंबवत दिशा में घटक ले लेते हैं। तो वेक्टर बी का वेक्टर ए के लंबवत दिशा में घटक हमारा क्या मिला? बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए के लंबवत दिशा में वेक्टर बी के घटक बी साइन थीटा, क्योंकि जिस सदिश का घटक लेना होता है और जिस दिशा में घटक लेना होता है उस दिशा में यदि दूर में थीटा है तो वहां पर हम लोग साइन लेते हैं। तो पास में कॉस, दूर में साइन। अदिश गुणन में बच्चों याद रखना, आपने दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक लिया था बी कॉस थीटा और पहले सदिश के साथ आपने गुणा कराया था। लेकिन सदिश गुणन में आपको ध्यान देना है, दूसरे सदिश का पहले सदिश की लंबवत दिशा में घटक लेना है और फिर इन दोनों के बीच का आपको सदिश गुणन कराना है। तो बच्चों वेक्टर बी का वेक्टर ए के लंबवत दिशा में घटक हमारा बना बी साइन थीटा और इस बी साइन थीटा और इस वेक्टर ए के बीच जो हमारा सदिश गुणन बना, उस गुणन को हम कह रहे हैं बी साइन थीटा और वेक्टर ए के बीच जो गुणन बना उसे हम कह रहे हैं वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का सदिश गुणन का परिमाप। और इसकी दिशा कह रहे हैं दोनों सदिशों से बनने वाले तल के अभिलंबवत या तो बाहर की ओर होगी और या भीतर की ओर होगी। बाहर की ओर तब होगी जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बनने वाला कोण हमारा एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में हो, और भीतर की ओर तब होगा बच्चों जब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बनने वाला कोण हमारा क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त, अर्थात घड़ी जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा की ओर हो। क्लियर बच्चों। तो ये था सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, और सदिश गुणन दो सदिशों के बीच जब होता है तो उससे प्राप्त सदिश की दिशा को देखने का नियम। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट हमने समझाया है, कॉपी कलम लेकर रोज पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें,
अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि सदिश गुणन के गुण क्या हैं। तो एक एक गुण देखेंगे, सब मन लगाकर बच्चों लास्ट तक देखिए वीडियो को। आप क्लास को बीच में छोड़कर जाएंगे बच्चों तो सारे कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे। आयुष मांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर आप भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसानी से समझ सकते हो बच्चों, और यहां पर न्यूमेरिकल्स भी आप लगा सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड के 3 आधारों पर आयुष पांडे सर आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाते बच्चों। ये बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है और इसमें बच्चों आपको भौतिक विज्ञान की एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही मजेदार ढंग से समझाया जाता है। मन लगाकर पढ़े बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं यदि आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको भौतिक विज्ञान के एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से हम समझा देने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा सदिश गुणन के गुण। क्लियर बच्चों, सदिश गुणन के गुण, सदिश गुणन के गुण, सदिश गुणन के गुण, सदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों देखते हैं निम्न प्रकार हैं सदिश गुणन के जो गुण हैं वो हमारे निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला बच्चों हम लोग ये देखेंगे किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच सदिश गुणन शून्य होता है बच्चों, सदिश गुणन शून्य होता है। किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच जो सदिश गुणन होता है वह शून्य होता है। अब कैसे बच्चों इस चीज को देखेंगे? जैसे ये हमारा एक सदिश है वेक्टर ए, क्लियर बच्चों, और ये दूसरा सदिश है हमारा वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच यदि कोण देखें बच्चों तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समांतर है तो इनके बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आने वाला है। क्लियर बच्चों, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में तो इनके बीच का कोण हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों ये हुआ हमारा ए बी दोनों सदिशों के बीच कोण की ज्या साइन 0 इंटू एन कैप। तो बच्चों साइन 0 का मान होता है 0, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बनाएगा हमारा 0 एन कैप। क्लियर बच्चों, तो इसे हम कह सकते हैं एक शून्य सदिश। क्लियर बच्चों, शून्य एक सदिश राशि है जिसका परिमाण शून्य होता है और दिशा हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, यद्यप तब भी शून्य को एक सदिश कहा गया है, क्योंकि बच्चों दो सदिशों के बीच प्राप्त राशि सदिश गुणन से एक सदिश राशि होगी और यहां पर समांतर सदिशों के बीच सदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त हो रही है वो शून्य है, तो शून्य एक सदिश हुआ। क्लियर बच्चों, तो अब दूसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मान लीजिए हमारे पास दो लंबवत सदिश हो, सेकंड नंबर में देख लेते हैं बच्चों, अगर हमारे पास दो लंबवत सदिश हैं। क्लियर बच्चों, तो दो लंबवत सदिश हैं तो उनके बीच का सदिश गुणन क्या होगा? तो किन्हीं दो लंबवत सदिशों के बीच सदिश गुणन का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच सदिश के बीच गुणन, दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच गुणन के बराबर होता है। तो यहां पर बच्चों जो बात कही गई है उसको आपको समझना है
कि जैसे एक सदिश है हमारा वेक्टर ए, क्लियर बच्चों, एक सदिश है हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए एक सदिश है और दूसरा सदिश है हमारा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये कोण देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो इनके बीच जब हम सदिश गुणा कराएंगे तो उस सदिश गुणा का जो परिमाण आने वाला है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब परिमाण ले लेंगे बच्चों तो एन कैप को छोड़ देंगे, दिशा हमारी हट जाएगी, क्लियर, क्योंकि परिमाण में सदिश की दिशा हटा दी जाती है। तो परिमाण को या तो मॉड लगाकर कहो या एरो हटाकर कहो। तो यहां बच्चों सदिश गुणन के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए हमें मॉड लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर दिशा ऐसे नहीं हटा पाएंगे, हम तीर ऐसे नहीं हटा पाएंगे, क्लियर बच्चों। तो ये हो गया हमारा पहले सदिश का परिमाण, ये हो गया दूसरे सदिश का परिमाण, दोनों के बीच का कोण है 90 sin 90, क्लियर बच्चों। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो परिमाण बना हमारा वो दोनों सदिशों के परिमाणों के बीच गुणनफल के बराबर हुआ। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को मन लगाकर इसीलिए देखते चले। और तीसरा नंबर देखेंगे अब हम लोग, तीसरा वाला इसका क्या होगा, तो इसको नोट करते चले बच्चों, मन लगाकर देखें, एक एक कॉन्सेप्ट देखें। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर इसका क्या होगा, क्लियर बच्चों। तो तीसरा नंबर इसका देखेंगे हम लोग। तो तीसरे में क्या होगा बच्चों, किसी सदिश का, चलिए उसी सदिश से यदि हम सदिश गुणन करा देंगे तो वह एक शून्य सदिश आने वाला होगा। तो यह क्या करेंगे बच्चों, किसी सदिश का उसी सदिश से हम सदिश गुणन कराने वाले हैं। तो तीसरे नंबर में बच्चों ध्यान देना आप, किसी सदिश का उसी सदिश से, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन कामा शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश होता है। अब बच्चों अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही गुणन कराएंगे, जैसे ये हमारा सदिश वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए की वेक्टर ए से ही यदि हम दिशा देखें तो थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा, क्लियर बच्चों। तो वेक्टर ए की वेक्टर ए से ही दिशा के बीच कोण जो है वो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में जब हम वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही सदिश गुणन कराएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कराएंगे, तो वो आने वाला है बच्चों ए बी साइन 0, क्लियर, एन कैप। तो बच्चों ये क्या होगा, अच्छा बी के प्लेस में भी हमारा ए ही है, तो यहां पर हम वेक्टर ए लिख देंगे, बी के प्लेस में भी हमारा ए ही है, क्योंकि उसी सदिश का उसी सदिश से करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई तो एन कैप। तो ये हमारा बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू शून्य सदिश, क्लियर बच्चों। तो इस पॉइंट को आप देख लीजिए। चौथे बिंदु में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि सदिश गुणन कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर सकता, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते, क्लियर बच्चों। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर पे बात करेंगे सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्लियर बच्चों। तो सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम को बच्चों कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात बच्चों जो बात हुई हमारी कि जैसे कहीं लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसे कहीं लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आप उसको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते। बच्चों आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे, क्लियर बच्चों। तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आप याद रखेंगे, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
लिखा जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो केवल एक अंतर आएगा, यहां पर एक ऋण चिन्ह लगा दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखा जा सकता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे ये क्रम विनिमय नियम का पालन क्यों नहीं करता है, तो इसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट समझते चले बच्चों। हमने बताया किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य होता है और सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो दो नियम अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब देखेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन क्यों नहीं करता है। क्लियर बच्चों? तो नियम नंबर 4 ही और एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन क्यों नहीं करता है। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पूरा मन लगाकर पढ़ाते हैं। आप भी बच्चों पूरा मन लगाकर पढ़ें, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपको मिलता है बहुत अच्छा पढ़ने का पूरा लाभ। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं नंबर 4 पर क्रम विनिमय नियम का पालन क्यों नहीं करता है। क्लियर बच्चों? तो अपने पास मान लीजिए दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच हमको कराना है सदिश गुणन। क्लियर बच्चों? तो मान लीजिए अपने पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी। जैसे वेक्टर ए हमारा ये है और वेक्टर बी हमारा ये है, और इनके बीच बच्चों हमको सदिश गुणन कराना है। तो बच्चों इस समय यदि हम देखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा का कोण जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण देखेंगे। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का सदिश गुणन देखेंगे। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन निम्न प्रकार है। तो बच्चों अभी जो हमारा कोण बनेगा ये बनेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होने वाला है ए बी साइन प्लस थीटा। क्लियर बच्चों? और यहां लिखने वाले हम एन कैप। अब इसके बाद और एन कैप क्या है बच्चों? एन कैप यहां बन रही हमारी वेक्टर ए व वेक्टर बी से बनने वाले तल के अभिलंबवत बाहर की ओर दिशा एन कैप। क्लियर बच्चों? और यहां हम ये भी बताएंगे कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जब हम लेते हैं या जब हमारा जो दिशा है वो घड़ी की दिशा में होती है कोण की या दक्षिणावर्त होती है, तो उस स्थिति में हमारी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो सदिश गुणन होता है उसकी दिशा तल के अभिलंबवत भीतर की ओर कैसे हो जाती है। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन निम्न प्रकार है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप हुआ है, ये हमारा कथन 1 है। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच यदि हम क्रम को परिवर्तित कर दें, वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच सदिश गुणन क्या होने वाला है? के बीच सदिश गुणन निम्न प्रकार है। तो क्या होने वाला है बच्चों? अब सदिश गुणन निम्न प्रकार है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं बी ए साइन। अब बच्चों यहां पर हम जो कोण देख रहे हैं जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहां जो कोण बनने वाला है ये जो वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच जो कोण है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। सॉरी, वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच का जो कोण है वो हमारा क्लॉकवाइज है। तो इसलिए क्लॉकवाइज एंगल दक्षिणावर्त दिशा में कोण ऋणात्मक होता है। तो जब वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच का जब हम गुणा कराएंगे तो वेक्टर बी से वेक्टर ए के बीच का कोण हमारा ऋणात्मक है, तो यहां पर हम लिखने वाले बच्चों ऋण थीटा। चलिए बच्चों, इसके बाद इन दोनों सदिशों से बने तल के बाहर भीतर की ओर ये हमारा वेक्टर बी और वेक्टर बी ए के बीच का दिशा होगा सदिश गुणन का, लेकिन उसको हम लोग यहां पर समझेंगे क्यों होगा भीतर की ओर। तो जब यहां पर बच्चों हम लिखेंगे एन कैप, अब देखिए आप, चूंकि साइन माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा, ये बच्चों याद रख लेना, साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए बी
साइन थीटा एन कैप बना है। क्लियर बच्चों? तो अब आप देखिए जो वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप और ये ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन यहां पर लग गया। तो क्लियर बच्चों? तो ये इसी ऋण के कारण ये जो दिशा हमारी बच्चों वो तल के अभिलंब, अगर ये प्लस एन कैप है तो फिर इससे विपरीत दिशा माइनस एन कैप होगी। तो बच्चों यही वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को अब हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा कथन। अब हम यदि कथन 1 व कथन 2 से देखें, कथन 1 व कथन 2 से स्पष्ट है कि कथन 1 व कथन 2 से स्पष्ट है कि 2 से स्पष्ट है कि बच्चों जो ये सदिश गुणन है वो क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं कर सकता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिखेंगे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अर्थात सदिश गुणन हमारा क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर बच्चों? तो इसके आगे हम लोग देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, सदिश गुणन हमारा वितरण नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है बच्चों? वितरण नियम का पालन करता है। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चों मन लगाकर। रेगुलर क्लास होती है आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। सर जी के पढ़ाने का अंदाज बेहद ही सरल है बच्चों। याद रखना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच सदिश गुणन से जो राशि आपको मिलेगी वो एक सदिश राशि होगी, इसलिए इस गुणन को आप कहेंगे सदिश गुणन। और बच्चों याद रखना, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बना जो कोण है वो आपका घड़ी की विपरीत दिशा में है, अर्थात वामावर्त है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसी दशा में वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाले तल के अभिलंबवत बाहर की ओर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगी। और यदि बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी में वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है और इनके बीच कोण आपका घड़ी की दिशा में बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों जो सदिश गुणन की दिशा होगी वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाले तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होगी। तो बेहद ही सरल अंदाज में देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट। वीडियो को रिपीट करके भी देखना बच्चों, अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। मन लगाकर पढ़ते रहो बेटा, जिसने मेहनत की है वही आगे बढ़ा है। मन लगाकर पढ़ना बच्चों, अगर कुछ अच्छा करना है तो पढ़ाई में मन लगाना होगा बच्चों। आपको मेहनत निरंतर करनी है जिससे आप सफलता की ओर जाएं बच्चों। आपको मेहनत निरंतर करनी है। देखते हैं बच्चों अपना जो है अगला कॉन्सेप्ट। अपने दोस्तों के साथ चैनल जरूर शेयर करें बच्चों, दोस्तों के साथ चैनल भी शेयर करें बच्चों। अपने दोस्तों को बताएं आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी क्लास मिल रही है कि कॉन्सेप्ट समझाया जाता है क्लियर करके बच्चों। तो अब देखते हैं हम लोग नंबर 5वां, जो सदिश गुणन होता है हमारा, सदिश गुणन हमारा, सदिश गुणन बच्चों, सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वितरण नियम का पालन करता है। यदि बच्चों कहीं लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चों इस वेक्टर ए का इसके भीतर गुणा करा सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी धन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। क्लियर बच्चों? तो अब देखते हैं अपना छठा नंबर। इसमें क्या था बच्चों? अब हमें यह देखना है कि जो एक्स अक्ष की दिशा आई कैप, वाई अक्ष की दिशा जे कैप और जेड अक्ष की दिशा के कैप है, तो इनके बीच जो सदिश गुणन होगा वो क्या होगा? क्लियर बच्चों? तो लंब कोणीय एकांक सदिशों, लंब कोणीय एकांक सदिशों कौन होते हैं? लंब कोणीय एकांक सदिश। तो लंब कोणीय एकांक सदिश होते बच्चों आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ये होते हैं बच्चों लंब कोणीय एकांक सदिश। तो लंब कोणीय एकांक सदिशों आई कैप जे कैप के कैप
के बीच सदिश गुणन निम्न प्रकार है। सदिश गुणन निम्न प्रकार है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं लंब कोणीय एकांक सदिशों के बीच सदिश गुणन। तो पहली स्थिति तब बनती बच्चों ए नंबर, देखिए जरा ध्यान से आप, जैसे ये है आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष की दिशा क्या है आई कैप। तो बच्चों जब हम आई कैप का आई कैप से सदिश गुणन कराएंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या बनने वाला बच्चों, देखिए किसी भी एकांक सदिश अर्थात कोई भी सदिश आपको मिल जाए जो बच्चों टोपी पहने हो, कैप लगाए, तीर की नोक उसके ऊपर हो, तो समझ जाना वो सदिश नहीं है, सदिश की दिशा है और इसका परिमाण होता है एक। तो बताओ बच्चों ये भी तो कैप लगाए, तो इसकी दिशा क्या होगी एक हो, सॉरी ये इसका काम क्या है किसी सदिश की दिशा बताना, तो एक सच की दिशा बता रहा है ये, और इसका परिमाण कितना होगा बच्चों, इसका परिमाण होगा एक। तो एक का अब दूसरा भी आई कैप है, एक से गुणा और इन दोनों के बीच का कोण, तो दोनों ही एक सच है, तो बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, तो गुणे साइन 0। क्लियर बच्चों। अब ये बताओ आई कैप की दिशा से आई कैप, तो बताओ जब दोनों सदिश एक ही दिशा में तो कोई तल बनेगा नहीं ना, बनेगा ना, उसी सदिश और उसी सदिश मतलब वही लंबाई वही चौड़ाई, तो भैया बीच में जब गैपिंग है ना है तो तल ना बनेगा, अब तल ना बनेगा तो हम तल के लंबवत भीतर और बाहर की ओर दिशा कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब है कि यहां दिशा नहीं बताई जा सकती। चलिए बच्चों, तो यहां पर हम लिख देंगे एन कैप, बाकी दिशा बतानी कहां है ये नहीं दिशा, शून्य की कोई दिशा होती है क्या, तो साइन 0 का मान होगा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 एन कैप। चलिए बच्चों, तो आई कैप क्रॉस आई कैप का मान होता है 0 नल सदिश, शून्य सदिश। चलिए बच्चों, तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इसी प्रकार कह सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप, क्योंकि आई कैप की आई कैप से दिशा 0 है, के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो जे कैप का जे कैप से भी 0 डिग्री कोण है, और के कैप का के कैप से भी जो कोण है वो 0 डिग्री है। तो इस तरीके बच्चों कह सकते हैं कि किसी एकांक सदिश का उसी एकांक सदिश से जो सदिश गुणनफल है वो 0 है, लंब कोणीय एकांक सदिश का उसी लंब कोणीय एकांक सदिश से अगर गुणा होगा तो वो हमारा हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। तो आई कैप का आई कैप से सदिश गुणन 0, जे कैप का जे कैप से सदिश गुणन 0, के कैप का के कैप सदिश गुणन 0। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि यदि आई कैप का जे कैप से करा दिया जाए, जे कैप का के कैप से करा दिया जाए, के कैप का आई कैप से करा दिया जाए, या इसका विपरीत कर दिया जाए, तो बच्चों मन लगाकर देखना, नंबर बी बिंदु हम लोगों को अच्छे से देखना है। तो छठवें का बी बिंदु, कॉपी कलम लेकर मन लगाकर पढ़ेंगे रोज। आज की कक्षा में कॉपी कलम नहीं लिए, कोई बात नहीं बेटा, कल से कॉपी कलम लेकर के रोज रात 8 बजे बैठे। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर होती रेगुलर क्लास जहां पढ़ाए जाते क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं नंबर छठा का बी। तो क्या कह रहा है भाई, हमें कराना है इस बार आई कैप का जे कैप से गुणन। तो देखिए आई कैप हमारा ये एक्स अक्ष है, जे कैप हमारा ये वाई अक्ष है। क्लियर। अब आई कैप का जे कैप से गुणन जब देखेंगे तो ये हमारा बनेगा आई कैप से जे कैप की दिशा में धन 90। काहे धन 90 मेरे बच्चे, क्योंकि ये कोण हमारा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए इस दिशा में गए, घड़ी ऐसे चलती है और घड़ी की विपरीत दिशा में कोण नापा जा रहा है। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए यहां पर देखेंगे, पहले सदिश आई कैप का परिमाण तो 1, जे कैप का परिमाण 1, इन दोनों के बीच का जो कोण है उसकी ज्या साइन 90। अब जरा देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, वेक्टर ए और वेक्टर बी से बना हुआ तल क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना हुआ तल हमारा आई कैप जे कैप से बना हुआ तल ये। तो इसके लंबवत क्या है, जेड अक्ष। क्या है बच्चों, जेड अक्ष। और जेड अक्ष की दिशा जो होती है वो इन दोनों के अभिलंबवत है, मतलब जो जेड अक्ष की दिशा है वो के कैप है। क्लियर बच्चों। तो यहां पर इन दोनों सदिशों की जो दिशा बनने वाली है वो के कैप की दिशा बनेगी, अर्थात ये बनने वाली है, तो इसको हम कहेंगे बच्चों के कैप। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे हम लोग के कैप। तो इसका मतलब समझ में आ, देखिए साइन 90 का मान 1, 1 गुणे 1, 1 साइन 90 का मान 1, तो बताओ
आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बनने वाला है, आई कैप क्रॉस जे कैप बनने वाला है हमारा के कैप। क्लियर बच्चों। इसी तरह यदि हम बात करें जे कैप और के कैप की, किसकी बात करेंगे बच्चों, जे कैप क्रॉस के कैप की। तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होने वाला है, देखिए बच्चों, पहले सदिश का परिमाण एक, दूसरे सदिश का परिमाण एक, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री। अब 90 घड़ी की विपरीत दिशा का है कि घड़ी की दिशा का है, तो इसको देखने का है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये बना जाकर के हमारा वाई अक्ष। क्लियर बच्चों, ये बना हमारा जे कैप, ठीक, और ये बना हमारा जेड अक्ष, ये बना हमारा के कैप, और ये बना जाके देखिए जरा ध्यान से, घड़ी के विपरीत दिशा में ही ये कोण आ रहा है। क्लियर, देखिए वाई अक्ष ये है और जेड अक्ष ये। क्लियर बच्चों, तो घड़ी चलेगी इस तल में ऐसे, और हमें जेड अक्ष से ये नापना है कोण ऐसे, तो घड़ी की विपरीत दिशा का ये कोण है, तो थीटा बराबर बना बच्चों हमारा ये, घड़ी के विपरीत दिशा में है मतलब वामावर्त है तो धनात्मक है। क्लियर बच्चों। अब इन दोनों से बनने वाला तल कौन सा होगा बच्चों, तो वो ये तल होगा। अब इस तल के अभिलंबोत क्या बनने वाला है बच्चों, इस तल के अभिलंबोत देखिए ये तल हमारा बना ये, तो इस तल के अभिलंबोत तो हमारा एक्स अक्ष बन रहा है, अर्थात ये बाहर की ओर बनेगा आई कैप। क्लियर बच्चों, तो इन दोनों का जो गुणन बनेगा हमारा साइन 90 इंटू आई कैप, क्या बनने वाला है, आई कैप। तो बच्चों जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, वो होगा हमारा आई कैप। इसी प्रकार बच्चों हम लोग देख लेंगे के कैप क्रॉस आई कैप। क्लियर बच्चों, तो यहां पर ही देख लेते हैं, चलिए बना लेते हैं, नया चित्र बना लेते हैं। पहले तो यहां पे परिमाण रख लेते हैं भाई, दोनों सदिशों के बीच सदिश गुणन, तो उनके परिमाणों गुणनफल, बीच के कोण की ज्या का गुणनफल और एन कैप लिखना है। तो बच्चों ये बना 1 गुणे 1, और अब बात आई है के कैप और आई कैप को पहले पहचान लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा बना के कैप, ये हमारा बना के कैप। क्लियर बच्चों, और ये बना हमारा आई कैप। अब देखते हैं जरा, देखिए जेड अक्ष ये है और एक्स अक्ष ये है। अब जेड अक्ष से एक्स अक्ष के बीच का कोण जो हमारा बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री यहां पर भी होने वाला है। तो इन दोनों से बनने वाला जो तल होगा बच्चों, इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, तो ये तो भैया हमारा बन रहा है जे कैप, तो ये बना साइन 90 डिग्री इंटू जे कैप। क्लियर बच्चों, तो के कैप क्रॉस आई कैप हमारा बना जे कैप। अब बच्चों देखिए सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो यदि आपको दे दिया जाए, आपसे कोई कह दे कि हम कर देंगे इसको जे कैप क्रॉस आई कैप, तो बदलिए स्थान, यदि आप स्थान को बदलेंगे तो हम इसको के कैप को माइनस के कैप कर देंगे। यदि किसी ने कहा कि हम कर देंगे जे कैप क्रॉस के कैप को, जे कैप क्रॉस के कैप को कर देंगे के कैप क्रॉस जे कैप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बदलिए स्थान को, हम इसको ऋण कर देंगे माइनस आई कैप। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अगर आई कैप क्रॉस के कैप दे दिया जाए तो आप कर देना माइनस जे कैप। तो बच्चों सिखाते हैं आपको इसकी एक ट्रिक, क्लियर, सिखाते हैं आपको इसकी एक ट्रिक ताकि आप जल्दी से इसको कर जाएं। तो इसकी एक ट्रिक दिखाते हैं बी नंबर में, देखिए बच्चों ध्यान से समझना, बी नंबर की एक ट्रिक दिखाते हैं आपको। आपको चक्रीय क्रम में बना लेने हैं आई कैप जे कैप के कैप, आपको चक्रीय क्रम में इस तरीके से बनाना है, चक्रीय क्रम में आपको बना लेने हैं आई कैप जे कैप के कैप। आपको ऐसे चक्रीय क्रम में बनाना है आई कैप जे कैप और के कैप। फिर इसके बाद देखिए जब कोई आपसे कहे कि आई कैप क्रॉस जे कैप निकालिए, तो आप यहां जाना, देखिए आई के बाद क्या आता है, जे आता है। क्लियर, बीच में कुछ छूट नहीं रहा और तीर की दिशा में भी जा रहे हैं, तो बीच में कुछ छूटा भी नहीं, तीर की दिशा में भी गए, तो हम अगला वाला लिख देंगे के कैप। इसी तरह कोई कहे आपसे जे कैप क्रॉस के कैप, तो बच्चों देखिए जे के बाद के कैप मिला, अगर यहां से जाएंगे तो बीच में नहीं, जे कैप क्रॉस के कैप, तो अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो फिर बीच में ये छूटेगा और विपरीत मिलेगा, ऐसा नहीं, उसी की दिशा में जाना है, जे कैप क्रॉस के कैप। क्लियर, ये मिल रहा है आपका, बीच में कुछ छूट भी नहीं रहा, और तो इसको लिख देंगे आई कैप को। इसी तरह बच्चों देखिए के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, देखिए ऐसे गए तीर की दिशा में, बीच में कुछ छूटा नहीं, तीर की दिशा में भी है, तो अगला वाला लिख देंगे जे कैप। लेकिन बच्चों जब बात आएगी हमारी जे कैप क्रॉस आई कैप की, जे कैप क्रॉस आई कैप मान लीजिए आपको दिया गया है, आपको दिया गया जे कैप क्रॉस आई कैप। क्लियर, तो जे कैप क्रॉस आई कैप जब आप पकड़ने के लिए जाएंगे, तो जे से जब आप आई तक जाएंगे तो बीच में आपको के छूट जाएगा,
उसमें छूट नहीं रहा था बच्चों। जब छूटेगा और या फिर आप विपरीत दिशा में जाएंगे तो आप तीर का उल्टा जा रहे हैं, तो ना तो तीर का उल्टा हो ना तो बीच में कोई छूटे। और अगर बीच में कोई छूटे और तीर के उल्टा हो तो बच्चों फिर उसको जो छूटा है उसको तो लिखते ही हैं आंसर में, लेकिन ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह बच्चों जब बात होगी हमारी, इसी तरह बच्चों जब बात होगी हमारी किसकी, जे कैप क्रॉस के कैप की, जे कैप क्रॉस के कैप के स्थान पर के कैप क्रॉस आई कैप की, के कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी के कैप क्रॉस जे कैप की। तो जब हम ये के कैप क्रॉस आई कैप तो हो ही चुका है, तो जब बच्चों हम लोग बात करेंगे के कैप क्रॉस जे कैप की, तो देखिए जब आप ऐसे जाएंगे तीर की दिशा में तो बीच में छूट जाएगा, क्लियर। विपरीत दिशा में जाएंगे तो तीर का उल्टा हो जाएगा। तो यहां क्या लिखने वाले बच्चों, यहां लिखने वाले हैं जो छूटा है उसी का ऋणात्मक माइनस आई कैप। इसी तरह बच्चों यदि आपको दे दिया जाए अगला आई कैप क्रॉस के कैप, इस तरह से भी आप चक्रीय क्रम की सहायता से भी आप ज्ञात कर सकते हो। वैसे यदि आपको नियम के अनुसार पता है जैसे हमने पहले सीखा है वो बहुत अच्छा है, क्लियर बच्चों। तो अगर हमारे पास है आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, तो जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप यदि बच्चों हम तीर की दिशा में जा रहे हैं तो बीच में छूट जा रहा है, और तीर की विपरीत दिशा, और यदि आई कैप क्रॉस के कैप है और यदि इधर से जा रहे हैं तो तीर के विपरीत जा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो जे कैप है उसमें हम ऋण चिन्ह लगा देंगे, क्लियर बच्चों। तो ये हो रहा है हमारा सदिश गुणन का कॉन्सेप्ट, क्लियर बच्चों। तो ये हो रहा है हमारा सदिश गुणन लंब कोणीय एकांक सदिशों के लिए। तो बच्चों आप देखते हैं हम लोग अपना अगला बिंदु, यदि आपको दो सदिश दिए हैं x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप के रूप में, तो आप उनका सदिश गुणन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लियर बच्चों। तो आपको देखना है, नंबर है आपका, ये नंबर है आपका 7, क्लियर बच्चों। तो यदि आपको दिया गया है, यदि वेक्टर ए बराबर दिया गया है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और इनके बीच आपको निकालना है सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या होगा। तो बच्चों इस सदिश गुणन को कैसे निकालते हैं इसको बहुत मन लगाकर सीखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, क्लियर बच्चों। तो यहां पर देखिए जैसे आपको करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर, डॉट नहीं क्रॉस करना है, ठीक। हम लोग सदिश गुणन सीख रहे हैं आज। तो सबसे पहले आपको बच्चों 3 गुणे 3 की एक सारणी बना लेनी और उसमें लिख देना आई कैप जे कैप के कैप, क्लियर बच्चों। इसके बाद देखिए पहले सदिश में आई कैप का घटक क्या है x1, उसको लिख देंगे। पहले सदिश में y अक्ष के अनुदिश घटक क्या है, तो ये है हमारा y1, z अक्ष के अनुदिश घटक z1। इसी प्रकार बच्चों दूसरे सदिश के जो घटक है, तो आई कैप वाला आई कैप के नीचे x2, y अक्ष वाला जे कैप के नीचे, और इसी तरह z का घटक। इस तरीके बच्चों आपको घटकों को लिख देना है। फिर इसके बाद 3 गुणे 3 की जो सारणी है आपकी, ये बदलेगी आपकी 2 गुणे 2 में। तो इसको कैसे ले जाएंगे बच्चों, देखिए पहले आपको लिखना है आई कैप, फिर लिखना है जे कैप, फिर लिखना है के कैप, क्लियर बच्चों। फिर इसके बाद 2 गुणे 2 के निशान बनाते चलना है जे कैप, क्लियर बच्चों। 2 गुणे 2 के आप सारणी बना लेंगे, इस तरह आपको बनाना है, 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 क्लियर बच्चों। और यहां पर अल्टरनेट साइन आपको बना लेने हैं, प्लस माइनस प्लस, क्लियर बच्चों। अब आप देखिए जब आपको भरना है, इसको भरना है जब, तो इसको भरेंगे किस तरीके से, ध्यान देंगे। देखिए बच्चों यहां पर जब इसको आपको भरना है तो किस तरीके से भरेंगे, ध्यान से देखिए। ये आप देखिए जब आपको आई कैप वाले को भरना है तो आई कैप वाली आप पंक्ति बंद कर लेंगे, इसे पंक्ति कहते हैं और इसे स्तंभ कहते हैं। तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको y1 z1 y2 z2 दिख रहा है, तो यही इसमें लिख देना है y1 z1 और y2 z2। इसी तरह बच्चों जब आपको जे कैप वाली भरनी है तो जे कैप वाली पंक्ति और जे कैप वाला स्तंभ बंद करना है, तो क्या दिख रहा है बच्चों x1 z1 और x2 z2 दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे x1 z1 और x2 z2, क्लियर बच्चों। इसी तरह बच्चों जब हम इसको भरेंगे तो देखिए
अब जैसे हम एक में आपको ऐसे दिखा देते हैं, जैसे ये आपको पंक्ति बंद करनी है और ये आपको स्तंभ बनना है। जब आप भरने जा रहे हैं इसको, ये आपको स्तंभ बनना है। तो क्या बचा बच्चों, x1 y1 x2 y2। क्लियर बच्चों? तो यहां पर बनने वाला x1 y1 x1 y1 x1 y1 और x2 y2। क्लियर बच्चों? इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बच्चों आप देखिए ध्यान से, आपको करना है कि ये जो y1 और z2 है इसके बीच आपको गुणा करा देना है। क्लियर बच्चों? तो आप लिखेंगे आई कैप और फिर इनका गुणा कराएंगे तो ये बनेगा आपका y1 z2। क्लियर बच्चों? y1 z2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये गुणा करा देंगे y2 z1 y2 z1। क्लियर बच्चों? इसी तरीके आप इस ये गुणा कराएंगे, माइनस x1 z2 माइनस ये करा के आप लिख देंगे x2 z1। क्लियर बच्चों? और ये आपका जे कैप है। इसी तरह आप यहां पर कराएंगे x1 y2 माइनस ये आपका हो जाएगा x2 y1। क्लियर बच्चों? और यहां पर लिख देंगे आप के कैप। तो इस तरीके से बच्चों हम किन्हीं दो सदिशों के बीच सदिश गुणन कर सकते हैं। तो अब बच्चों देख लेते हैं कि क्या होती है सदिश गुणन के उदाहरण। तो सदिश गुणन के जो भौतिक उदाहरण है उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो सदिश गुणन के उदाहरण जो हैं, सदिश गुणन के उदाहरण, सदिश गुणन के उदाहरण। तो इसमें बच्चों पहला उदाहरण हमारा बनता है बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसको कहते हैं हम लोग बच्चों वेक्टर टाउ। वेक्टर टाउ। तो बच्चों किसी कण के स्थिति सदिश वेक्टर आर तथा उस कण पर आरोपित बल वेक्टर एफ के बीच जो सदिश गुणन है, सदिश गुणन वह बल आघूर्ण वेक्टर टाउ को निरूपित करता है। क्लियर बच्चों? बल आघूर्ण वेक्टर टाउ के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो वेक्टर टाउ है वो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इन कैप बनने वाला है। क्लियर बच्चों? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इन कैप। तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर बच्चों? तो अब इसी तरह एक दूसरा भी इसका उदाहरण देख लेते हैं, वो है हमारा कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग, तो बच्चों इसी तरह वेक्टर जे जो होता है, कोणीय संवेग जो वेक्टर जे होता है वो बच्चों उस कण के मूल बिंदु से जो स्थिर सदिश है, घूर्णन बिंदु से जो स्थिर सदिश है वेक्टर आर और जो उसका रेखीय संवेग है वेक्टर पी, उसके बीच सदिश गुणन के बराबर होता है। तो यहां पर ये कोणीय संवेग जो हमारा बनेगा वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स होने वाला है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बलाघूर्ण और कोणीय संवेग दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जो वेक्टर आर स्थिर सदिश और बल वेक्टर एफ के बीच सदिश गुणन से प्राप्त होती है, और जो कोणीय संवेग वेक्टर जे है वो स्थिर सदिश वेक्टर आर और रेखीय संवेग वेक्टर पी के बीच सदिश गुणन से प्राप्त होती है। तो बच्चों आगे दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में इनकी डिटेल्ड में चर्चा होगी, तो मन लगाकर पढ़ते रहे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से। बच्चों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। तो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वेरी मच बच्चों, मिलेंगे कल फिर रात 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। याद रखें बच्चों, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मन लगाकर मेहनत करें, खूब मेहनत करें और बच्चों आगे चल करके आप अपना भविष्य बदलेंगे, आप अपना भाग्य बनाएंगे जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे। तो बच्चों ओके, बाय बाय।